मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पेमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है यानी सबसे बेस्ट जो मेथड है डॉक्यूमेंट क्रेडिट यानी प्रलेख्य साख की। देखिए, प्रलेख्य साख का मतलब होता है कि आपको डॉक्यूमेंट के बेस पे जो पेमेंट रिसिप्ट होता है यानी कि आप प्रलेख जो होते हैं बनाए हुए उसके बेस पे जब पेमेंट रिसिप्ट होता है उसे डॉक्यूमेंट क्रेडिट कहते हैं। यानी कि अगर आप बिना डॉक्यूमेंट के अगर पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, नॉन डॉक्यूमेंट क्रेडिट कहेंगे, राइट। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रलेख्य साख की। तो इसको समझने के लिए हमने एक डेफिनेशन दी है, वो है पिटमैन बिजनेस टर्म डिक्शनरी, यानी कि एक कह सकते हैं इसे क्या कहेंगे, पिटमैन व्यापारिक शब्दावली कोश के अनुसार। पिटमैन एक व्यावसायिक जो शर्त थी या हम कह सकते हैं कोश है, शब्दावली कोश के अनुसार एक डेफिनेशन। देखिए क्या होता है कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट इज द टर्म गिवन टू लेटर अ क्रेडिट व्हेन द लेटर इज इश्यूड ऑन द कंडीशन दैट certain named security shall be deposited as a collateral security for money advanced। देखिए, पिटमैन के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि उसके जो शब्दावली कोश था उनके अनुसार क्या डेफिनेशन थी कि प्रलेख्य साख ऐसे साख पत्रों को नाम दिया जा सकता है, यानी कि कैसे लेटर ऑफ क्रेडिट को नाम दिया जा सकता है जिसके अंदर आप कुछ निश्चित सिक्योरिटीज यानी कुछ सिक्योरिटीज को आपने क्या किया है, जमा कराया है। सिक्योरिटीज को क्या कराया है, डिपॉजिट कराया है। इसके अंतर्गत हम कुछ निश्चित प्रतिभूतियों को जमा कराने के पश्चात राशि आप अग्रिम शर्त पर पत्र निगमित कर सकते हैं, एडवांस में अग्रिम पत्र निगमित कर सकते हैं। यानी कि पिटमैन व्यापारिक शब्दावली कोश के अनुसार प्रलेख्य साख ऐसे साख पत्र को नाम दिया गया है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित प्रतिभूतियों को जमा के पश्चात राशि अग्रिम शर्त का पत्र निगमित किया जाता है। यानी कुछ आप सिक्योरिटी जमा कराते हैं, आपने जो प्रतिभूतियां हैं वो जमा कराया है तो आपको अग्रिम शर्त के अनुसार आपको राशि क्या मिलेगी, आपको एक पत्र निगमित किया जाएगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपको इश्यूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी डेफिनेशंस को हमने डॉक्यूमेंट क्रेडिट के नाम से जानते हैं। या सिंपल सी लैंग्वेज में समझे कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट होता क्या है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यदि साख संबंधित शर्तों के अनुसार यानी जो क्रेडिट कंडीशंस के बेस पे अगर हम बात करें तो प्राप्तकर्ता को भुगतान प्राप्त करते समय अपने द्वारा जो लिखित डॉक्यूमेंट यानी कि जो वो डॉक्यूमेंट रेडी करता है उसके बेस पे उसको जो भुगतान प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, प्रलेख्य साख कहते हैं। तो यहाँ पे जो पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है वो एक्सपोर्टर को हो रहा है, निर्यातकर्ता को हो रहा है, जिसने अपने जो गुड्स माल से संबंधित डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं उसके बदले में वो पेमेंट चाहता है। तो वो डॉक्यूमेंट जैसे ही वो देगा अपने द्वारा तैयार किए हुए तो उसको क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा, भुगतान मिल जाएगा, तो उसे कहते हैं प्रलेख्य साख। देखिए, प्रलेख्य साख को हम कह सकते हैं कि जो भुगतान होता है ये भुगतान उसे साइड क्रेडिट यानी दर्शनी साख या टर्म क्रेडिट के बेस पे भी मिल सकता है। साइड क्रेडिट का मतलब हो गया कि उसको पेमेंट है वो तत्काल यानी कि इमीडिएटली आपको पेमेंट रिसिप्ट हो जाएगा, जबकि आप सभी जानते हैं कि टर्म क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अवधि साख का मतलब क्या होता है। अवधि साख में आप एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद एक निश्चित भविष्य की तिथि पर भुगतान को प्राप्त करते हैं। तो ये थी एक डेफिनेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट होता क्या है उसके बारे में। तो देखिए, इसे हम एक डायग्राम से समझ रहे हैं कि प्रलेख्य साख पद्धति के आधार पर भुगतान कैसे होता है। यहाँ पे हमने दो कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड की। इंडिया को हमने एज ए एक्सपोर्टर या बेनिफिशनर के नाम से जानते हैं, यानी कि निर्यातकर्ता या लाभ प्राप्तकर्ता के रूप में, और इंग्लैंड को हम एक इम्पोर्टर यानी कि आयातकर्ता के नाम से जान रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इंडिया क्या कर रहे हैं, कुछ अपने गुड्स को, कुछ कमोडिटीज़ को क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड में सेल कर रहे हैं, यानी कि भारत में क्या कर रहा है कि इंग्लैंड में कुछ वस्तुओं को क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंग्लैंड है, आप कह सकते हैं इंग्लैंड से पेमेंट है वो किसे मिलेगा, इंडिया को मिलेगा। ठीक है,
अब पेमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रेडिट का सपोर्ट ले रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टर होता है, इम्पोर्टर किस कंट्री को माना है हमने, इंग्लैंड को, तो इम्पोर्टर क्या करेगा, अपने देश की किसी बैंक के पास में, यानी कि इंग्लैंड में जो बैंक एस्टेब्लिश है उस बैंक के पास में जाएगा, जिस बैंक को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इशूइंग बैंक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो इम्पोर्टर होता है, इम्पोर्टर ही डॉक्यूमेंट क्रेडिट की शुरुआत करता है, यानी कि आयातकर्ता अपने देश की किसी बैंक के पास में जाता है, जिस बैंक को हम इशूइंग बैंक या निगम बैंक के रूप में जानते हैं। ये एक एप्लीकेशन देता है फॉर अ डॉक्यूमेंट क्रेडिट, यानी कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट के लिए आवेदन करता है। कौन करेगा, जो आयातकर्ता होगा, और आयातकर्ता हमने किसे माना है, इंग्लैंड को। तो आयातकर्ता अपने देश के किसी बैंक के पास जाता है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन देता है फॉर डॉक्यूमेंट क्रेडिट के लिए, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है इस बैंक के पास आ जाती है, जिसे हम इशूइंग बैंक के नाम से जानते हैं। अब ये बैंक क्या करेगी, एनालाइज करेगी, उसकी चेक करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट क्रेडिट दी है क्या वो सही है या नहीं। इस इम्पोर्टर की गुडविल देखी जाएगी, इसकी ख्याति कैसी है मार्केट में वो देखा जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं, उसने जो एप्लीकेशन दी है, जो एप्लीकेशन दी है, क्या वो एप्लीकेशन सही है या नहीं है। तो उस एप्लीकेशन की आप कह सकते हो जांच की जाएगी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कंडीशन है, रिजर्व बैंक कह सकते हैं, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर है उनकी जो कंडीशंस हैं, या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या वो एप्लीकेशन सही है या नहीं, उस पर विचार किया जाता है। यानी कि पूरी उस एप्लीकेशन की जांच की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। अगर ये इशूइंग बैंक जो इंग्लैंड में है वो अगर बैंक सेटिस्फाइड है इस इम्पोर्टर से क्या है, सेटिस्फाइड है, तो वो क्या करेगी, अपनी उस एप्लीकेशन को, उस डॉक्यूमेंट क्रेडिट को वो एक भारत में स्थित बैंक के पास में क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करेगी, सेंड करेगी। कौन सी बैंक को, जो बैंक भारत में स्थित होगी, राइट। तो इस भारत में जो स्थित बैंक होगी उसको डॉक्यूमेंट क्रेडिट का जो है वो आप कह सकती है निवेदन कर सकती है। तो ये जो बैंक है, ये कौन सी बैंक है, जो भारत में स्थित है, जिसे हम कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के नाम से यानी अभिकर्ता बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये बैंक क्या करेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट क्रेडिट की जो एप्लीकेशन रहेगी उसको चेक करेगी, यानी कि उस बैंक द्वारा जो जारी आप कह सकते हैं साख पत्र जो होगा उसे चेक करेगी, ठीक है। चेक करने के बाद में वो देखेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट क्रेडिट है ये अपने भारत में स्थित किस एक्सपोर्टर के नाम से है, ठीक है। जब उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन की जो सूचना है वो इस एक्सपोर्टर या कह सकते हैं लाभ प्राप्तकर्ता जो बेनिफिशियरी होगा उसको सूचना देगी, उसको इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है, कि आपके नाम से क्या आया, एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो एप्लीकेशन आई है, तो आप इसे देख लीजिए। उसमें सारी कंडीशंस लिखी होगी कि किन किन कंडीशन पे एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलना चाहिए, राइट। तो उस कंडीशन में वो देखेगा कि कौन कौन से बिल्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से, उसमें सारी लिस्ट होगी। जो एक इम्पोर्टर चाहता है कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी एक्सपोर्टर को पेमेंट होना चाहिए, तब ये बैंक क्या करेगी, ये बैंक अपने सारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन भी देगी एक्सपोर्टर को, साथ ही साथ में ये क्या करेगी, ये एक्सेप्ट करेगी, ये इसको सूचना देगी सारी की सारी एक्सपोर्टर को कि ये सारे डॉक्यूमेंट हमें आपसे मिलने चाहिए, तभी ये बैंक क्या करेगी, एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी। यानी कि ये बैंक अपनी वो एप्लीकेशन की जो लिस्ट होती है जिसमें जो डॉक्यूमेंट होंगे उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट किसे दे देती है, एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर के पास जब ये लिस्ट आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस इम्पोर्टर को चाहिए, तो एक्सपोर्टर अब उसको रेडी करने लग जाता है, जिससे क्या होगा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट टाइम पे रेडी हो जाएंगे। अब एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेता है, फिर ये अपनी इस बैंक से कांटेक्ट करता है, यानी इस बैंक को सूचना देता है। ये उसको एक्सपोर्टर सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर ने अपने उस एप्लीकेशन में मांगे हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट किसे दे देगा, इस बैंक को। और ये बैंक सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगी कि जो एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा था क्या सारे डॉक्यूमेंट है या
नहीं। सेटिस्फाइड होने पर ये बैंक क्या करेगी, इस एक्सपोर्टर को उतने सामान का, जो गुड्स उसने एक्सपोर्ट किया था उतने सामान का पेमेंट कर देगी रुपीज़ में, ठीक है। तो यानी रुपीज़ में उसको पेमेंट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट हो गया है एक्सपोर्टर को। अब क्या होगा कि ये इसके पास में सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट इसके पास में आ गए, इस बैंक के पास में जो भारत में स्थित थी। ये बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन देगी उस बैंक को जो कि इम्पोर्टर के बैंक में, यानी हम कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड में स्थित है। तो ये बैंक क्या करेगी, अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट किसे दे देगी, इस बैंक को, जो इशूइंग बैंक होगी। ये बैंक भी चेक करेगी क्या डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, क्योंकि ये बैंक क्या करेगी, इस बैंक को पेमेंट करेगी, राइट। तो ये बैंक अपने सारे डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्टर से लिए थे उस डॉक्यूमेंट्स को किसे दे देगी, इस बैंक को। अब ये बैंक क्या करेगी, ये बैंक सेटिस्फाइड होगी, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, ये बैंक इस बैंक को क्या करेगी, पेमेंट कर देगी, राइट। तो इस बैंक के पास में पेमेंट आ गया, ठीक है। इस बैंक के पास में पेमेंट क्यों आएगा, क्योंकि यही बैंक क्या करती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक होती है, ये बैंक क्या करती है, एक्सपोर्टर को पेमेंट करती है, ठीक है। ये बैंक जो है अपने कमीशन चार्जेस वगैरह सारे लिखकर, अब ये जो बैंक है अपना पैसा किससे लेगी, इस बैंक से, इशूइंग बैंक से। इशूइंग बैंक जब जिसके पास डॉक्यूमेंट सारे आ गए, ये कॉल करेगी अपने इस इम्पोर्टर को, इस आयातकर्ता को इन्फॉर्म करेगी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं। तब ये इम्पोर्टर क्या करेगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद में, जो ये डॉक्यूमेंट है ये किसके पास आ जाएंगे, इस इम्पोर्टर के पास में। और इम्पोर्टर क्या करेगा, इस बैंक को पेमेंट कर देगा सेटिस्फाइड होने पर, ठीक है। या पेमेंट टाइम पर कर देगा, इमीडिएटली पेमेंट भी कर सकता है, और उसे एक फ्यूचर की टाइम डेट पर भी वो धीरे धीरे पेमेंट कर सकता है ये इम्पोर्टर, राइट। अब ये इम्पोर्टर के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाते हैं इस बैंक से, तो अब ये इम्पोर्टर क्या करेगा, अपने उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अपने जो गुड्स था, अपना जो माल था, उसको जहाज से क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे आप कह सकते हैं शिपपोर्ट पे, बंदरगाह पे जाकर अपने माल को छुड़ा सकता है उस डॉक्यूमेंट के बेस पे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपोर्टर था जिसने कमोडिटीज़ को इम्पोर्टर के यहाँ पे भेजा, यानी निर्यात किया। अब आयातकर्ता जो है, यानी कि जो आयात करता है उसके पास वस्तुएं तो आ गई, अब उसे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए वो ये प्रोसेस फॉलो करता है। तो आपने देखा होगा कि सब जगह एक वर्ड कॉमन आ रहा था, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बेस पर ही ट्रांजेक्शन्स किया जा रहा था, तो इसीलिए इसे डॉक्यूमेंट क्रेडिट कहा जाता है। यानी कि प्रलेखीय साख, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके बेस पर ही आपको क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, राइट। तो ये लास्ट जो सेटलमेंट होता है, यानी आप कह सकते हैं इम्पोर्टर, तो भुगतान का जो आप कह सकते हैं निपटारा, वो किस बेस पे होता है कि जब इम्पोर्टर है वो आयातकर्ता अपनी बैंक यानी इशूइंग बैंक को क्या कर देता है, पूरा पेमेंट कर देता है। इशू बैंक जो भी कमीशंस होते हैं उसके जो पेमेंट होता है, या जितने भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो सारा इम्पोर्टर से वसूल करेगा ये बैंक, ठीक है। तो ये इम्पोर्टर सारा पेमेंट इस बैंक को कर देता है। तो अंतिम जो आप कह सकते हैं फाइनल सेटलमेंट के लिए इम्पोर्टर के पास में डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, और जो इशूइंग बैंक है उसके पास में क्या आ जाता है, सारा पेमेंट आ जाता है जितना भी खर्च हुआ है। तो इसे कहते हैं प्रलेखित साख पद्धति, जिसमें जो एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टर देता है, जिसने माल मंगवाया है वो अपने देश की बैंक से कांटेक्ट करता है, फिर ये बैंक करेगी एक्सपोर्टर की बैंक से कांटेक्ट, और ये जो एक्सपोर्टर की बैंक है ये किससे कांटेक्ट करेगा, एक्सपोर्टर से। तो मेनली जो चार पार्टीज होते हैं उसमें एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इशूइंग बैंक और कॉरस्पॉन्ड बैंक। हाँ, कुछ और ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो कॉरस्पॉन्ड बैंक होती हैं वो अगर एक्सपोर्टर की शहर में नहीं है, उसकी सिटी में नहीं है, तो वहाँ पे ये बैंक किसी और बैंक को क्या कर सकते हैं, मीडिएटर के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बैंक और आ सकती है। बाकी मेनली जो क्या होता है उसमें ये 4 पार्टिसिपेंट होते हैं, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इशूइंग बैंक और कॉरस्पॉन्डिंग बैंक। तो ये चार जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट क्रेडिट में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो देखिए अभी जो हमने डायग्राम देखा उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करें कि मेन फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्रेडिट के, कि मेन फीचर्स क्या होते हैं डॉक्यूमेंट क्रेडिट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट क्रेडिट इज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू बाय अ बैंक।
देखिए ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो इश्यू किसके द्वारा किया जाता है, निगमन बैंक के द्वारा इश्यू किया जाएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो आप कह सकते हैं या प्रलेख्य साख है वो बैंक के द्वारा निगमित एक साख पत्र है, राइट। सेकंड बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर की, रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग डॉक्यूमेंट क्रेडिट इज मेड बाय द इम्पोर्टर। देखिए हमने डॉक्यूमेंट का जो अभी डायग्राम देखा था उसमें भी बताया था कि जो डॉक्यूमेंट क्रेडिट है यानी प्रलेख्य साख है उसको खोलने का जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो कौन देता है, इम्पोर्टर देता है, यानी कि आयातकर्ता उसे देता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सर्च रिक्वेस्ट इज मेड बाय द इम्पोर्टर ओनली टू द बैंक ऑफ हिज कंट्री। यानी कि देखिए यहाँ पे तो तीसरा है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि ये जो आयात करता है वो अपने देश के बैंक से ही आवेदन करता है, जो इम्पोर्टर होगा वो अपने देश से ही रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो इम्पोर्टर के देश की बैंक को ही दिया जाएगा, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हो गया, इन द एप्लीकेशन द इम्पोर्टर रिक्वेस्ट द बैंक टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे जो आयात कर आवेदन है या हम कह सकते हैं आयातक बैंक से एक आयातकर्ता क्या निवेदन करता है, एक इम्पोर्टर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिलों का भुगतान करने की प्रार्थना करता है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका पेमेंट करने के लिए कहता है किसको, जो बैंक है इशूइंग बैंक है उसको कहता है कि जो बिलों का पेमेंट है वो करना है, किसको किया जाएगा, एक्सपोर्टर को किया जाएगा। यानी कि आवेदन में आयातकर्ता बैंक से निर्यातक को बिलों का भुगतान करने के लिए प्रार्थना करता है या आवेदन करता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डॉक्यूमेंट क्रेडिट इज मोस्टली यूज फॉर फिनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि जो प्रलेख्य साख होता है वो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं विदेशी व्यापार के वित्त पोषण हेतु काम में ली जाती हैं। यानी कि जो प्रलेख्य साख है डॉक्यूमेंट जो क्रेडिट है वो मोस्टली कहाँ यूज़ की जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड या हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड में यूज़ किया जाता है। और क्या कह सकते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स में, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स और है वो ये है, द इम्पोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज बैंक फॉर पेमेंट एंड द बैंक of the importer is the responsible to the associate bank of the paying bank। यानी कि देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स कह सकते हैं यही है कि इम्पोर्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बैंक को पेमेंट करने के लिए। यानी कि कह सकते हैं आयातकर्ता अपने बैंक के प्रति भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा, जो इशूइंग बैंक होगी उसको पेमेंट तो इम्पोर्टर ही करेगा, और सहयोगी बैंक या भुगतान करने वाली बैंक के प्रति आयातक की बैंक जिम्मेदार होगी। जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक थी उसको पेमेंट कौन करेगा, उसको इशूइंग बैंक पेमेंट करेगी। तो यानी निगमन बैंक जो होगी वो अभिकर्ता बैंक के लिए जिम्मेदार होगी यानी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ध्यान रखिएगा मेन लाइन है ये, मेन फीचर्स हैं कि इम्पोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज बैंक फॉर पेमेंट। ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इशूइंग बैंक को पेमेंट करने के लिए, जबकि द बैंक ऑफ द इम्पोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एसोसिएट बैंक ऑफ द पेइंग बैंक। यानी कि जो निगमन बैंक होगी वो अभिकर्ता बैंक को क्या करेगी, पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी होगी या रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फी बात करते हैं कुछ एडवांटेज ऑफ डॉक्यूमेंट क्रेडिट की, यानी कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट के क्या क्या लाभ हैं। तो इसको समझने के लिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो सकते हैं और इंपोर्टर को भी बेनिफिट हो सकते हैं, यानी कि आयातकर्ता को। तो देखिए सबसे पहला है एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट हो सकता है, सेफ्टी ऑफ पेमेंट। अब एक्सपोर्टर को जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उसका जो भुगतान है वो एक सुरक्षित है, क्योंकि ये जो भुगतान उसे मिलता है वो किसके बेस पे मिलता है, बैंक के माध्यमों से, यानी इशूइंग बैंक और कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो होती है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इसीलिए एक्सपोर्टर को ये विश्वास रहता है कि उसका जो पेमेंट है वो सेफ़ है, उसको सेफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि जो एक्सपोर्टर है वो उसको निश्चितता है कि उसका भुगतान क्या मिलेगा, टाइम पे उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो है बेनिफिट एक्सपोर्टर को ये होता है। रिडक्शन इन ट्रांसफ़र रिस्क, देखिए ये सेकंड पॉइंट है हस्तांतरण जोखिम में कमी।
कभी कभी गवर्नमेंट क्या करते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ चेंजेस कर देते हैं, लेकिन वो चेंजेस सिर्फ प्रेजेंट टाइम के जो फॉरेन एक्सचेंज रहते हैं यानी कि विदेशी विनिमय जो नियंत्रण रहता है या विदेशी विनिमय आप कह सकते हैं उनसे संबंधित परिवर्तन सरकार करती है। लेकिन वो सरकार जब ये परिवर्तन करती है तो इसमें वो प्रलेख्य साख से संबंधित कोई भी चेंजेस नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार की गुडविल या ख्याति का भी रहता है प्रश्न। क्यों रहता है वहाँ पे ये क्वेश्चन? क्योंकि जो इसमें डॉक्यूमेंट क्रेडिट है वो मोस्टली जो बैंक्स होती है जो जिनकी गुडविल अच्छी होती है मार्केट में, वही बैंक क्या करती है, डॉक्यूमेंट क्रेडिट को इशू करती है। तो इसलिए बैंक सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनके देश की जो गुडविल है वो डाउन जाए। तो यहाँ पे जो रिडक्शन ट्रांसफर के हम कह सकते हैं कि बैंक भी डॉक्यूमेंट क्रेडिट तभी भुगतान या कह सकते हैं करती है जब उसके पास में, बैंक भी कब इश्यू करेंगी, जब उसके पास में फॉरेन करेंसी का फंड हो तभी वो इश्यू करती हैं ऐसा। इसीलिए विश्वास रहता है कि ये पेमेंट है वो आसानी से होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आप कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल से संबंधित जो चेंजेस करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए हस्तांतरण की जो कह सकते हैं जोखिम कमी रहती है। लोन फ्रॉम बैंक, देखिए जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, माल को गुड्स को बनाता है, तो वो बैंक से ऋण भी ले सकता है अपने कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि कह सकते हैं कि प्रलेख्य साख के आधार पर एक निर्यातकर्ता अपने द्वारा बेचे जाने वाले माल के संबंध में वस्तुओं को खरीदने के लिए कभी कभी बैंक से क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है। यानी कि जो वस्तु वो बना रहा है उसके लिए वो बैंक से लोन ले सकता है। निर्यातकर्ता का बैंक उस लिए ऋण देने का या हम कह सकते हैं ऋण देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे जो पेमेंट है वो आसानी से मिल जाएगा, विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जो ये डॉक्यूमेंट क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस बेस पे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों की गुडविल का जांच किया जाता है, क्योंकि गुडविल के बेस पे ही डॉक्यूमेंट क्रेडिट जारी होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्टर है, निर्यात करता है, वो भी अपने प्रोटेक्शन करने के लिए बैंक से लोन ले सकता है आसानी से। सर्टनिटी ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान में निश्चितता, सिंपल है कि प्रलेख्य साख के कारण निर्यातकर्ता को भुगतान प्राप्त होगा, इसकी निश्चितता हमेशा बनी रहती है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन है मीडिएटर कौन है, वो बैंक्स होती हैं, इसीलिए निश्चितता भी रहती है। बेस फॉर ओपनिंग बैंक टू बैंक क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिस फॉर ओपनिंग बैंक टू बैंक क्रेडिट, बैक टू बैक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, द्वितीय साख खुलाने का आधार। यानी कि द्वितीय साख का मतलब है कि आप एक डॉक्यूमेंट क्रेडिट के बेस पे दूसरा डॉक्यूमेंट क्रेडिट आराम से ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि निर्यातकर्ता यानी जो एक्सपोर्टर होता है वो अपने पर्सनल फाइनेंस रिसोर्सेज अगर उसके पास में कम है और अपने कार्य को बहुत ईजी से चलाना चाहता है, तो वो डॉक्यूमेंट क्रेडिट की इंफॉर्मेशन मिलने पर, जो आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट क्रेडिट की इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, तो एक्सपोर्टर अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रेडिट के बेस पे सेकंड डॉक्यूमेंट क्रेडिट अपने बैंक में खुलाने का आप कह सकते हैं एप्लीकेशन दे सकता है। यानी कि एक एक्सपोर्टर जो होता है वो क्या होता है कि अपने जो प्रोडक्शन करता है उसके लिए कुछ ना कुछ वो कहीं से इंपोर्ट भी करता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट क्रेडिट के बेस पे दूसरी डॉक्यूमेंट क्रेडिट को ले सकता है, तो उसे इजीली मिल जाता है। तो ये थे बेनिफिट फॉर एक्सपोर्टर्स। अब बात करते हैं इंपोर्टर यानी आयातकर्ता को क्या लाभ है। देखिए पेमेंट ओनली द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, इंपोर्टर को पता है कि जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो फुलफिल होंगे, उस कंडीशंस को, मेरी कंडीशन को पूरा होने पर ही एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगा। तो उसको जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो इंपोर्टर को ज़रूरी होते हैं अपने गुड्स को लेने के लिए, यानी कि जो आप कह सकते हैं बंदरगाह से अपने माल को छुड़ाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए इंपोर्टर के लिए जो अनिवार्य कह सकते हैं प्रलेख होते हैं या अपनी जो शर्तें होती हैं उसको मानने के बाद ही बैंक उस एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे वो सेटिस्फाइड है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाएंगे इंपोर्टर को। इकोनॉमिकल मेथड यानी कि मितव्ययी विधि, इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं आते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कमीशंस होते हैं जो कि कुछ इशूइंग बैंक और कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक के द्वारा लिए जाते हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान विधि का ये सबसे सस्ता विधि बताया है। या हम कह सकते हैं मितव्ययी विधि है, ज़्यादा इसमें खर्चे हैं वो नहीं होते हैं, बैंक के माध्यम से ही पेमेंट का सेटलमेंट हो जाता है और बैंक कुछ कमीशंस को यूज़ करती है।
सर्टेनिटी ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स यानी कि माल के प्रेषण की निश्चितता। आयातकर्ता जो इम्पोर्टर होता है उसको निश्चितता रहती है कि माल की जहाज़ द्वारा मतलब माल जो है वो उसका गुड्स है वो जहाज़ के द्वारा रवाना हो गया है, यानी कि वो एक्सपोर्टर की कंट्री से निकल चुका है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन उसे किससे मिल जाती है, डॉक्यूमेंट क्रेडिट पे मिल जाती है। तो डॉक्यूमेंट क्रेडिट से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने पर वो ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है इम्पोर्टर कि मेरा माल है वो अपने अपने देश के लिए, यानी कि इम्पोर्टर की जो कंट्री रहती है, जो इम्पोर्टर जहाँ का होता है वहाँ के लिए वो रवाना हो चुके हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे डॉक्यूमेंट क्रेडिट के बेस पे मिल जाता है। प्लानिंग ऑफ सेल ट्रांजेक्शन्स, देखिए अब जो डॉक्यूमेंट क्रेडिट के बेस पर ही एक्सपोर्टर को इतना टाइम मिल जाता है, जो इम्पोर्टर होता है उसे इतना टाइम मिल जाता है कि उसे पता रहता है कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट में उसकी डेट लिखी होती है कि एक्सपोर्टर के देश से मेरा गुड्स है वो कब रवाना हो रहा है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो अपने गुड्स को आगे सेल करने के लिए ट्रांजेक्शन जो है वो तय कर लेता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं लेन देन है वो उसका तय कर लिया जाता है कि मेरा माल अब इस तारीख को आएगा और मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो वो प्लानिंग कर सकता है अपने गुड्स को बेचने से संबंधित, राइट। तो प्लानिंग तो तभी की जाएगी जब उसे कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो, उसे डॉक्यूमेंट क्रेडिट से सारी इन्फॉर्मेशन पता रहती है। रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्टर क्रेडिट बाय बैंक क्रेडिट, देखिए आयातकर्ता की साख बैंक साख के प्रतिस्थापन, आयातकर्ता की साख बैंक साख के प्रतिस्थापन, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रलेख्य साख है एक प्रकार से क्या होता है, कैश पेमेंट के समान ही है, यानी नगद भुगतान के समान ही है, क्योंकि ये बैंकों की सहायता से पेमेंट किया जाता है। इस पॉइंट में ये क्या बता रहा है कि जो एक्सपोर्टर होता है उसे तो पता है कि मुझे पेमेंट निश्चित रूप से मिलेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टर होता है यानी आयात करता होता है वो एक्सपोर्टर से ये कह सकता है कि जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के उसको थोड़ा कम करें या फिर उसे कैश डिस्काउंट दें, यानी कि नगद बट्टा दें। तो ये ऐसी फैसिलिटी इम्पोर्टर ले सकता है, तो इम्पोर्टर को ये बेनिफिट हो सकते हैं। तो यानी कि उसे डॉक्यूमेंट उसे फुलफिल हो जाएंगे, उसे कंडीशन सारी होगी तब भी पेमेंट मिलेगा, उसे कमीशन ही देना होता है इसीलिए इकोनॉमिकल मेथड है, उसकी सर्टनिटी है कि उसका गुड्स है वो माल जो है वो रवाना हो गया है, ठीक है। वो प्लानिंग कर सकता है सेल के ट्रांजेक्शन्स की, यानी कि जो माल है उसके विक्रय के संबंधित क्या कर सकता है, वो ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि सौदा कर सकता है नियोजन संबंधित, ठीक है, सेल से संबंधित सौदा करने में। या फिर कह सकते हैं आयातकर्ता की साख बैंक साख से प्रतिस्थापन, जो आयात करता है वो ये डिस्काउंट या प्राइस को कम करने की मांग कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है डॉक्यूमेंट क्रेडिट की। सबसे पहला है डिफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, यानी कि दोषपूर्ण निर्देश। आयातकर्ता अगर अपनी शर्तों में या कंडीशंस में कुछ ऐसे पॉइंट रखता है जो कि क्लियर नहीं हो तो उसके कारण हम कह सकते हैं जो एक्सपोर्टर होंगे, एक्सपोर्टर और बैंक के बीच में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो कह सकते हैं लागत है साख की उसमें वृद्धि। देखिए अभी हमने बात किया था कि 4 पार्टीज़ होते हैं, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, इशूइंग बैंक और कॉरस्पॉन्डिंग बैंक। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसी बैंक्स होती हैं जो कि मीडिएटर बनती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट क्रेडिट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा आएगी, जो कि एक इम्पोर्टर के ऊपर बर्डन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है केयरलेसनेस इन एग्जामिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपके प्रपत्रों की जांच संबंधी लापरवाही रखी है तो उसके कारण क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर और बैंक को नुकसान हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो चेकिंग की जाती है वो डॉक्यूमेंट बेस पे किया जाता है, तो जो गुड्स होता है उसके बारे में कोई चेकिंग नहीं होती है। तो माल से संबंधित निरीक्षण का अधिकार भी जो मीडिएटर बैंक होती है उसको नहीं होता है। तो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही है, ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी फ्रॉड हो गया तो यहाँ पे सारी पार्टीज़ को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बात करते हैं डिफ़िकल्टी इन नोइंग द क्रेडिट वर्टनेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है वो क्रेडिट से साख से संबंधित यानी साख क्षमता की जानकारी लेने में कठिनाई आ सकती है। तो यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट क्रेडिट का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की जो गुडविल होती है वो मार्केट में कैसी है। तो सभी आप कह सकते हैं वर्ल्ड में इतने सारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर होते हैं कि सबकी क्रेडिट कैपेसिटी को पता लगाना या उसकी इन्फॉर्मेशन लेना पॉसिबल नहीं होता है।
जो कि डॉक्यूमेंट क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये ऐसा नहीं कर पाते कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर की जो है उनकी गुडविल के बारे में पता लगाया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए। तो सबके लिए देश में ऐसी आप कह सकते हैं ऐसे एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बारे में हम सारी एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो ये मेन कुछ डिसएडवांटेज है डॉक्यूमेंट क्रेडिट के।